नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हूं आपके समक्ष बाहुबली MCQ सीरीज की चौथी क्लास, जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो चैनल की तरफ से दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम अपने पहले 1000 सब्सक्राइबर में से 5 स्टूडेंट्स को रैंडमली चूज करेंगे और उन्हें चैनल की तरफ से एक स्टडी किट दी जाएगी। और यह किट लेने के लिए आप लोगों को बस इतना ही करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपना नाम और अब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ये करके भेजना है। दोस्तों, और वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जब एक ही अंडाणु के निषेचित होने पर उसी के विभाजन से 2 अलग अलग बच्चों का जन्म होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? जवाब दीजिए दोस्तों। आवाज तो सही है यहां पे? जी, जवाब दीजिए। ऑप्शन है हमारा आइडेंटिकल ट्विंस, फैटर्नल ट्विंस, फोस्टर चिल्ड्रेन और सिबलिंग्स। ये अब गलत हो गया है, फैटर्नल होगा, या आर हट जाएगा, मिसप्रिंट हो गया है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आइडेंटिकल ट्विंस। मैंने दोस्तों पिछली क्लास में बताया था, जब एक ही अंडाणु के निषेचित होने पर जब बच्चे का जन्म होता है उन्हें आइडेंटिकल ट्विंस कहा जाता है और इनके IQ सेम होती है, इनकी आदतें भी लगभग सेम होती है। और दूसरा है हमारा फ्रैटर्नल ट्विंस। इसका अर्थ ये होता है जब 2 अंडाणु से निषेचित होते हैं तब बच्चे पैटर्नल ट्विंस कहलाते हैं। और दोस्तों, फोस्टर चिल्ड्रन ये होते हैं, आपने शहरों में एक प्रचलन सुना होगा नैनी, जिसे हम धाय माँ बोलते हैं। जो बच्चों के जन्म तो कोई और माँ देती है लेकिन उनका पालन पोषण जो माँ करती है उन्हें फोस्टर चिल्ड्रन कहते हैं। और सिबलिंग भाई बहन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शिशुओं का पर्यावरणीय कारकों से सबसे कम प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? एक बार और सुनिए। मानव शिशुओं का पर्यावरणीय कारकों से सबसे कम प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पेशीय विकास और नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों, पर्यावरणिक कारकों में सामाजिक विकास भी आ जाएगा, संवेगात्मक विकास भी आ जाएगा और नैतिक विकास भी आ जाएगा। लेकिन पेशीय विकास तो आपका अनुवांशिक होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विकासात्मक कार्य में क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है हमारे, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था की एक निश्चित दिशा होती है, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था की भविष्यवाणी संभव है, और प्रत्येक विकासात्मक अवस्था की सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं, और प्रत्येक विकासात्मक अवस्था क्रमानुसार चलती है। जवाब दीजिए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। दोस्तों, इसमें चारों सही है, लेकिन हमें जो सबसे सुपीरियर है और जो पूछ रहा है क्वेश्चन का अर्थ समझिए। विकासात्मक कार्य में क्या तात्पर्य? कैसे मानेंगे कि लड़के का विकास हो रहा है या लड़की का विकास हो रहा है? तो दोस्तों, ये हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि प्रत्येक विकासात्मक अवस्था की सामाजिक प्रत्याशाएं होती हैं। दोस्तों, आपने घर में सुना होगा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ बोलती है, कितना बड़ा हो गया, घोड़ा है क्या? कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आती, एकदम बच्चा ही बना रहता है। अर्थात हम समाज में उसी बच्चे का विकास मानते हैं जो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप कार्य करता है। अगर 5 साल का बच्चा चल रहा है दूसरे बच्चों के अपेक्षा, तब तो उसका विकासात्मक सही है, विकास उसका सही हो रहा है। लेकिन अगर जो वो 5 साल का भी हो गया और चल नहीं पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कमी रह गई है, उसके विकास में कमी रह गई है। तो दोस्तों, विकासात्मक हम बच्चे का पक्ष वो देखते हैं जब बच्चा समाज के दूसरे बच्चों के अनुरूप कार्य करता है। अगर वो 2 साल में थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देता है और एक बच्चा नहीं बोल पाता है, तो इसका मतलब उसका विकासात्मक पक्ष कमजोर है। तो दोस्तों, इसका आंसर तीसरा होगा। नेक्स्ट है,
शरीर की अपनी आंतरिक दैहिक प्रक्रियाओं में संतुलन कायम रखने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। एक बार सुनिए, शरीर की अपनी आंतरिक दैहिक प्रक्रियाओं में संतुलन कायम रखने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे मनोदैहिक संतुलन, नियामक व्यवहार, समस्थिति और संतुलन। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों उसे समस्थिति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वयस्कर विकास को बाल विकास की तुलना में कम पूर्वानुमेयी माना जाता है क्योंकि वयस्क विकास का संबंध होता है। क्वेश्चन का अर्थ समझिए दोस्तों कि बड़े लोगों का विकास छोटे बच्चों के विकास से भिन्न होता है क्योंकि वयस्क का विकास संबंध होता है। ऑप्शन है हमारे भाषा एवं अनुकरण से, परिपक्वता एवं स्वास्थ्य से, सामाजिक एवं वातावरण कारकों से और जैविक कारकों से। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सामाजिक एवं वातावरणीय कारकों से। भाषा एवं अनुकरण तो छोटे बच्चों का होता है, जैसा वो देखेगा, जैसा उसका माहौल होगा वैसा वो सीखता है। और सबसे पहले बच्चे की प्रथम पाठशाला परिवार होता है और परिवार में जैसे वो लोगों को देखता है वैसा करता है। परिपक्वता एवं स्वास्थ्य तो आपका चलता ही रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो दोस्तों जो बड़े लोग होते हैं जैसे जैसे समाज में जाते हैं, जैसे जैसे उनको वातावरण मिलता है, एनवायरनमेंट डिपेंड हो जाते हैं एनवायरनमेंट पे, वैसे वैसे उनको विकास होता है। अगला है, पूर्व प्रसूति काल में शिशु के विकास का सही क्रम कौन सा है? पूर्व प्रेंटल प्रसूति काल में शिशु के विकास का सही क्रम कौन सा है? मतलब मां के गर्भ में बच्चे के जन्म से पहले क्या क्या स्टेजेस होती हैं वो हमें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले होता है जर्मिनल पीरियड, जिसे जननिक काल कहते हैं, पहला स्टेज होता है। दूसरा स्टेज होता है भ्रूण काल, जिसे एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। में सबसे पहले जननिक काल होगा, उसके बाद से मां के गर्भ में भ्रूण बनेगा, और थर्ड स्टेज होता है गर्भकाल, जिसे फर्टल पीरियड कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? दूसरा माने BAC, या इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। थर्ड है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्व, और चौथा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है फोर्थ। सबसे पहले शारीरिक विकास होता है, फिर संज्ञानात्मक, फिर समाज से वो जुड़ता है और धीरे धीरे उसमें संवेगात्मकता आती है। नेक्स्ट है हमारा BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है: व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, अंतर्जात योग्यताएं, और चौथा है परिपक्वन। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों स्किनर के अनुसार अनुकरण तथा पुनर्बलन है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था को अनोखा काल बताने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? जी हाँ दोस्तों, बाल्यावस्था को अनोखा काल भी कहा जाता है, किशोरावस्था को तूफान की काल कहा जाता है, खिलौने की आयु बाल्यावस्था को पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो दोस्तों ये जरूर याद करके जाइएगा, इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो दोस्तों इसको कहने वाले थे कॉल एवं ब्रूस। इसमें बस ये तथ्यात्मक है, इसे बस याद कर लेना है, कॉल एवं ब्रूस ने कहा था। नेक्स्ट है अधिकार के संवेग के साथ जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति है: करुणा, संग्रह, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाल्यावस्था। अब इसको समझ लेते हैं। अधिकार के संवेग के साथ जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति का अर्थ है बालक जब बाल्यावस्था में होता है तो वह किसी भी चीज को अपना अधिकार समझता है। अब अगर किसी बच्चे के पास उसका खिलौना है और कोई दूसरा बच्चा उससे मांग रहा है तो वो नहीं देगा, कहेगा मेरा है। अगर उसकी माँ ने उस बच्चे को उसका खिलौना उठा के दे दिया तो अगले ही पल वो बच्चा उससे छीन लेगा, क्योंकि वो उसके अधिकार की अवस्था होती है। वो हर चीज़ पर अपना अधिकार जानता है कि ये मेरा है तो मेरा है, ये दूसरे का है तो दूसरे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर है, यह प्रेरकों पर निर्भर है, और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों
ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह प्रेरकों पर निर्भर है, यह अभ्यास पर निर्भर है, या यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है? तो दोस्तों परिपक्वता कैसे आती है? अभ्यास से। स्किल डेवलपमेंट कैसा? किसी कार्य को हम बार बार करेंगे तो हमें उसमें परिपक्वता, दक्षता हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख विशेषता है किसी कार्य को सीखना, आदत निर्माण, अभिवृत्ति का अर्जन और व्यवहार में परिवर्तन। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख विशेषता है व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट है 5वीं कक्षा का बालक साइकिल चलाना सीख रहा है, यह किस प्रकार का अधिगम है? संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, मनोगत्यात्मक अधिगम, या इनमें से कोई नहीं? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों ये है संज्ञानात्मक अधिगम, क्योंकि वो अपने दिमाग से जानना सीख रहा है कि कैसे चलना है, कैसे इसको पौड़ी मारना है, इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट है नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है रटने से, तो ये तो कतई नहीं होगा। ज्ञान हस्तांतरण से, ये भी नहीं होगा। हमारे पास केवल एक ऑप्शन बच जाता है, वो है अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से, जिसे हमें जे.एम. ब्रूनर भी कहते हैं क्या, कि बच्चे को प्रगतिवादी से जोड़ते हैं। बच्चा जब सक्रिय होकर किसी नई चीज़ को खोजता है वो अधिगम सबसे बेटर होता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवतावादी अधिगम सिद्धांतकार हैं गेने, सेकेंड है ब्रूनर, क्लार्क, हल और रोजर्स। जी दोस्तों उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर होगा रोजर्स। रोजर्स मानवतावादी अधिगम के सिद्धांतकार हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। और इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि यह चैनल आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया है। हम अपने पहले 1000 स्टूडेंट्स के में से 5 रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, जिन्हें हमारे चैनल की तरफ से स्टडी किट दी जाएगी। और उसे प्राप्त करने के लिए केवल आपको इतना ही करना है कि हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए और अपना नाम और किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं ये भेजना है। और दोस्तों और इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कीप सेफ एट होम। थैंक यू।